प्यारे बच्चों, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे अतीत में दबे पांव सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, जिसे वर्तमान में मुर्दों का टीला भी कहते हैं, उसकी नगर नियोजन की विशेषताएं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम पहले स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है। इसके आगे महाकुंड है। पता नहीं, सायास प्रयास के साथ यह संयोग जो भी हो कि धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम देव मार्ग डिविनिटी स्ट्रीट रखा है। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था। उस समय जब कोई विशेष अवसर या अनुष्ठान त्योहार होता था तो लोग उस अवसर पर सामूहिक स्नान किया करते थे। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। गहराई उसकी 7 फुट है। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती है। इसके तीन तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं। उत्तर में दो पात में 8 स्नानागार है। उत्तर दिशा में दो लाइनों में पंक्तियों में 8 स्नान घर है। इनमें किसी का द्वार दूसरों के सामने नहीं खुलता। सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है। एक अच्छी भवन निर्माण कला का यह भी एक नमूना है, सैंपल है। मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध जल कुंड। इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव है। इसमें पक्की ईंटें जमा रखी है। कुंड का पानी रिस न सके, कुंड का पानी दीवारों से होकर बह न सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न आए, इसके लिए कुंड के तल में, उसके पेंदे में और दीवारों पर, चारों दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल किया है। चूना और चिड़ो का जो लेप है वो लगा रखा है ताकि अंदर का पानी बाहर न जा सके और बाहर का अशुद्ध पानी अंदर न आ सके। पार्श्व की दीवारों के साथ, पीछे की दीवारों के साथ दूसरी दीवारें खड़ी की गई है जिसमें सफेद डामर का प्रयोग हुआ है। कोलतार डामर। कुंड के पानी के डामर, जो काला डामर है, रोड बनाने में काम आता है। इसी तरह उसमें सफेद डामर का प्रयोग हुआ है। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए, इंतजाम के लिए एक तरफ कुआं है। दोहरे घेरे वाला यह अकेला कुआं है। इसमें भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। कुंड का पानी निकालने के लिए नालियां बनी हुई। इनकी खासियत ये है कि ये भी पक्की ईंटों से बनी है और ईंटों से ढकी भी है। इस तरह से कुंड की बनावट है। पक्की और आकार में समरूप। पक्की ईंटें और आकार में, साइज में एक रूप वाली धूसर ईंटें तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान है। धूल वाली ईंटें, धूल भरी ईंटें तो सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेष पहचान है। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहास जोर देकर करते हैं। नालियां वहां ढकी हुई मिली है। पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता कि किस तरह से पानी नालियों में ओपन नहीं, खुला नहीं रहता। नालियों, जल की निकासी के लिए जो नालियां बनी हुई है वो ऊपर से ईंटों से ढकी हुई है। एक तरह से ये उत्तम नगर नियोजन का एक उदाहरण है। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की। लेखक कह रहा है कि हम गढ़ की तरफ गए। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। कुंड की दूसरी तरफ भंडार टाइप के, जो अनाज रखने के भंडार है, भंडार गृह कह सकते हैं। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता था। इसके निर्माण
रूप खासकर चौकियों और हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया गया है कि यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ियों का जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ बैलगाड़ियों का इस्तेमाल होता था, ऐसे प्रमाण या सबूत मिले हैं। ढुलाई के लिए आवागमन होता होगा। माल माल लाने और ले जाना, ढुलाई के लिए इन बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता होगा। ठीक इसी तरह का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया। हड़प्पा में भी ये है। अब यह जग जाहिर है, स्पष्ट है, सारे संसार को पता है, जग जाहिर मतलब पूरी तरह से स्पष्ट है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार की नहीं, उन्नत उन्नत खेती भी होती थी। केवल वहाँ व्यापार ही नहीं, व्यापार के साथ साथ उन्नत किस्म की खेती भी सिंधु घाटी सभ्यता में होती थी। वर्षों यह माना जाता रहा है कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे। पहले ये जाता था कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उत्पादन नहीं करते थे, उसका आयात करते थे, दूसरे कहीं से मंगवाना, आयात निर्यात। नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित किया कि ये जो हम सोच रहे थे कि यहाँ के लोग खेती नहीं करते थे, अन्न का आयात करते थे, नई खोजों से ये सोच निर्मूल हो गई, बेबुनियाद साबित हो गई। बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता ही थी। सिंधु घाटी सभ्यता खेती और पशु पालने वाली मुख्यतः इसके मेन आधार थे। इसी की वो सभ्यता थी। लोहा शुरू में नहीं था, पर पत्थर और तांबे की बहुत आयात थी। पत्थर सिंध में ही था, तांबे की खानें राजस्थान में थी। पत्थर सिंध से मिलता था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की जो तांबा है वो राजस्थान में मिलता था। इनके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे, जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। चमकीला, चकमक। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे। रबी और खरीफ की फसल दो तरह की होती है। जो जुलाई में बो करके सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है वो खरीफ की फसल। जो अक्टूबर नवंबर में बो करके मार्च अप्रैल में काटी जाती है वो रबी की फसल। कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं। कपास है, गेहूं है, जौ, सरसों और चने, ये सब रबी की फसल है। तो यहाँ की इस फसल के पुख्ता यानी कि प्रमुख सबूत यहाँ पर मिले हैं, पक्के सबूत यहाँ मिले हैं। यह सभ्यता का तर युग था जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया। एक उन्नत युग था, धीरे धीरे, तर यानी गीला युग था, एक अच्छा युग था जो धीरे धीरे सूखे में बदल गया। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। ये खरीफ की फसल में आते हैं। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे। झाड़ियों से बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले हैं सबूत के तौर पर, और इन्हें परखा गया है, जांचा गया है। कपास के बीज तो नहीं, पर सूती कपड़ा जरूर मिला है। ये दुनिया में सूत के दो सबसे पुराने नमूनों में से एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है, जो जॉर्डन में मिला है। सबसे पहले यहाँ पर सूती कपड़ा, कपास के बीज नहीं मिले लेकिन सूती कपड़ा मिला, तो इसका मतलब इससे ये सिद्ध होता है कि वहाँ पर कपास की खेती होती थी। तो ये दुनिया में सूत के दो सबसे पुराने नमूनों में से एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है, जो जॉर्डन में मिला है। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। सूत को कातना, उसको बुनना, फिर उसको कलर करना, रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में माधो स्वरूप वत्स को मिला था। माधो स्वरूप वत्स एक लेखक खुदाई करने वालों को मिला था। छाल टी यानी लिनन
और ऊन कहते हैं, जिसको यहाँ सुमेर से आयात होते थे। शायद सूत उनको निर्यात होता हो, जैसा कि बाद में सिंध से मध्य एशिया और यूरोप को सदियों हुआ। प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का संभावित प्रयोग मिलता है। तो मेसोपोटामिया की शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग शायद मिलता है। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष है। इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है, आंगन है, तीन तरफ बरामदे हैं। इसके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई थी। उस नजरे से इसे कॉलेज ऑफ प्रिस्टस माना जाता है। इसका नाम कॉलेज ऑफ प्रिस्टस, पूजा का घर, इस तरह से माना जाता है, ज्ञान का भंडार। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है, टूटी हुई इमारत है। इसे 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। इसमें अनुमान है कि यह राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई इसी तरह का सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की चार दीवारी लांघकर हम बस्तियों की तरफ बढ़े। ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी है, इसलिए इन्हें नीचा गढ़ कहकर भी पुकारा जाता था। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है। कहीं 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 वे फिर जमीन से जा मिले हैं। टीले जमीन के समतल के बराबर हो गए और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए हैं। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। हालांकि आज के युग में पूरब की बस्तियां गरीबों की बस्तियां मानी जाती है, रईस पैसे वाले लोग। मोहनजोदड़ा इसका उलट था, अपोजिट, यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज्यादा कुएं। मोहनजोदड़ो के सभी खंडरों को खुदाई करने वाले पुरातत्ववेत्ताओं का संक्षिप्त नाम दे दिया गया है कि शॉर्ट में उनका नाम, जैसे DK हल्का दीक्षित काशीनाथ की खुदाई। DK मतलब दीक्षित काशीनाथ की खुदाई। उनके नाम पर यहाँ दो हल्के हैं, क्षेत्र हैं। DK क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर है। यह बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो। अब यह आधा मील बची है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। मोहनजोदड़ो से तीन तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ किस तरह के वाहन मिले, तीन तरह के। इनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी। इस सड़क पर दो बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से जा सकती थी। सड़कें चौड़ी होती थी। यह सड़क वहां पहुंचती है जहां कभी बाजार था, यानी कि उन बैलगाड़ियों पे सामान भर करके बाजार में ले जाया जाता था। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, लेकिन सड़क की ओर सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है। देखिए, इस सड़क के दोनों ओर घर है, लेकिन सड़क की ओर सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है, यानी कि सड़क के साइड में मकानों के मुख्य द्वार नहीं खुलते थे, पीछे का हिस्सा था, यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता। उनके दरवाजे अंदर गलियों में हैं। घर का पिछला जो पीछे का हिस्सा है वो सड़क की तरफ था और घर का मुख्य द्वार जो गलियों की तरफ था। दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले कार्बूजिए ने इस्तेमाल की थी। चंडीगढ़ शहर में भी ऐसा है। वहां भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ता है। सड़क से सेक्टर के अंदर जाना पड़ेगा, जो गलियों जैसी है। फिर फिर घर की गली में, फिर घर में। क्या कार्बूजे ने ये सीख मोहनजोदड़ो से ली? चंडीगढ़ की जो स्थापना कार्बूजे ने की, तो क्या यह सीख या उन्होंने
मोहनजोदड़ो, इसलिए जो मोहनजोदड़ो 5000 साल पहले ये बसावट मोहनजोदड़ो में थी। कहते हैं कविता में से कविता निकलती है, कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा चेतन अवचेतन ऐसे ही सफर करती रही होगी। जिस तरह से कविता बनती है, या एक कविता का रचना चलती रहती है, उससे आगे और कविता बनती है, ठीक इसी तरह ये भी एक कला है, वास्तुकला है। इसकी प्रेरणा चेतन और अचेतन कहीं न कहीं से हमको मिलती रहती है, और ये आगे यात्रा करती रहती है, सफर करती रहती है। ढकी हुई नालियां मुख्य सड़क के दोनों तरफ समांतर दिखाई देती है। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है। हर घर में एक स्नान घर है। घरों के भीतर से पानी या मेल की नालियां बाहर होदी तक आती है। होद एक गड्ढा टाइप का जिसमें पानी जमा होता है, और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती है। कहीं कहीं वे खुली है, पर ज्यादातर बंद है। स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के वासिंदों के सरोकार का यह बेहतर उदाहरण है कि वहां पर जो नालियां हैं वो खुली हुई नहीं रहती थी। गंदा पानी जो निकलता था वह होद में आता था, होद नाली से जुड़ा रहता था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो स्वास्थ्य के प्रति कितने सजग थे। बस्ती के भीतर छोटी सड़कें हैं, और उनसे छोटी गलियां भी। छोटी सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी है। इमारतों से पहले जो चीज दूर से ध्यान खींचती है वह कुआ का प्रबंध। ये कुएं भी पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हैं। इतिहासकार कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची है। ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि ये एक सभ्यता ऐसी है जिसमें कुओं का उल्लेख मिलता है और वो भूजल तक पहुंची है। उनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 के करीब कुएं थे। नदी, कुएं, कुंड, स्नानगार और बेजोड़ पानी निकासी। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? ये सब जो है कि नदी थी, कुएं थे, पानी की निकासी के लिए उत्तम नालियों का प्रबंधन था, बेजोड़ पानी निकासी, कुंड, स्नानागार, ये सब कह। तो क्या हम इतनी पानी की व्यवस्था के आधार पर क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को अगर जल संस्कृति कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मोहनजोदड़ो का ये एक कुआं है, देखो किस तरह से बनाया गया है। बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का डीकेजी कहलाता है, एक हल्का एरिया। इसके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी है। मोटी दीवार का अर्थ ये लगा जाता है कि उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी, ताकि मजबूत हो, दूसरी मंजिल उस पर खड़ी की जा सके। कुछ दीवारों में छेद है जो संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद यह शह तीरों की जगह हो। मतलब यहाँ पर बीच में जो लकड़ी या ऐसे लगाए गए होंगे ताकि उन पर खड़ा होकर के आगे की मंजिल हम बना सके। सभी घर ईंट के हैं, एक ही आकार की ईंटें, 1-2-4 के अनुपात की। सभी भट्टी में पकी हुई। हड़प्पा से हटकर जहाँ पक्की पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण उजागर हुआ है, यहाँ पर अधिकतर पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। मोहनजोदड़ो में पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ। कहीं कहीं नालियां ही अनगढ़ पत्थरों से ढकी दिखाई दी थी। हल्का प्रयोग हुआ है, और अनगढ़ पत्थर, बेडोल पत्थर, वो नालियां ढकने के काम इस्तेमाल हुए हैं। इन घरों में दिलचस्प बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है, कोई खिड़की नहीं है। इन घरों में दिलचस्प बात यह है कि सामने जो मुख्य द्वार है, जो सामने की जो मेन दीवार है, उसमें केवल प्रवेश द्वार बना है, उसमें कोई खिड़की नहीं है। खिड़कियां शायद ऊपर की दीवार में रहती हुई, यानी दूसरी मंजिल पर। बड़े घरों के भीतर आंगनों के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां जरूर है।
जो बड़े घर हैं उसके भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां जरूर है। बड़े आंगन वाले घरों के बारे में समझा जाता है कि वहां कुछ उद्यम होता होगा, वहां पर कोई धंधा, वहां कोई काम होता होगा। कुम्हारी का काम या कोई धातु कर्म, कुम्हार का बर्तन बनाने का काम या और अन्य कोई धातु कार्य। हालांकि सब घर खंडर और दिखाई देने वाली चीजों से हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। वहां सिर्फ खंडर है, टूटे फूटे हैं, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा होता होगा। घर छोटे भी हैं और बड़े भी, लेकिन सब घर एक कतार में हैं। ज्यादातर घरों का आकार तकरीबन 30 गुना 30 फुट का होगा। 30 गुना 30 फुट का होगा। कुछ इससे दुगने और तिगुने आकार के भी हैं। इनकी वास्तु शैली कमोबेश एक सी प्रतीत होती। इनकी मकानों की डिजाइन, बनाने की जो कला सब एक जैसी थी लगभग। व्यवस्थित और नियोजित शहर में शायद इसका भी कोई कायदा नगरवासियों पर लागू हो। तो वहां पर एक नियम कानून होगा कि किस तरह से लोगों को मकान बनाना है। एक घर को मुखिया का घर कहा जाता है। इसमें 2 आंगन और करीब 20 कमरे। इसमें एक घर जो है मुखिया का आंगन था, घर कहा जाता है। उसमें 2 आंगन और लगभग 20 कमरे हैं। डी के बी सी हल्का आगे पूरब में है, ये एरिया के नाम दे दिए। दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति इस तरफ के एक घर से मिली थी। डी के जी की मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर बढ़े तो 1.5 फरलांग की दूरी पर, 1.5 फरलांग जो पैरों का नाप होता है, पैरों की बीच की दूरी को फरलांग की दूरी पर A4 हल्का है। सड़क उसे 2 भागों में बांट देती है। ये हल्का हेरल्ड हरग्विज के नाम पर है, जिन्होंने 1924-25 में राखल दास बनर्जी के साथ खुदाई करवाई थी। यहीं पर एक बड़े घर में कुछ कंकाल मिले थे, जिन्हें लेकर कई तरह की कहानियां बनती रही। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी यही एक छोटे घर की खुदाई में निकला था। इसके बारे में पुरातत्वविद मार्टी मार्टिमर व्हीलर ने कहा था कि संसार में इसके जोड़ की कोई दूसरी चीज ही शाहिद ही होगी। यह मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में मिलती है। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प की एक मूर्ति यहाँ मिली है, जो कि वर्तमान में दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। यहीं पर एक बड़ा घर है, जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। इसमें आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियां ऊपर की ध्वस्त मंजिल की तरफ जाती है, टूटी फूटी मंजिल की तरफ जाती है। पश्चिम में गड्डी के ठीक पीछे माधव स्वरूप वत्स के नाम पर वीएस हिस्सा है। यहाँ वह रंगरेज का कारखाना भी जो लोग चाव से देखते हैं, कपड़ों को रंगने का। जहाँ जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। अनुमान है कि इसमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते थे। 2 कतारों में 16 छोटे एक मंजिला मकान है। 16 छोटे एक मंजिला मकान है। एक कतार मुख्य सड़क पर है, दूसरी पीछे की छोटी सड़क की तरफ। सब में 2-2 कमरे हैं। स्नान घर यहाँ भी सब घरों में है। बाहर बस्ती में कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए हैं। ये कर्मचारियों या कामगारों के घर रहे होंगे। सबके एक जैसे घर हैं, तो जो काम करने वाले या कर्मचारियों के घर रहे होंगे। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगता है जैसे सब कुछ चौकोर या आयताकार हो। केवल कुएं वहां पर गोल हैं, गोलाकार है। बाकी उनको छोड़कर वहां पर आयताकार है, चौकोर है। नगर की योजना, बस्तियां, घर, कुंड, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मोहरे, चौपड़ का खेल, गोटियां तोड़ने के बाट आदि सब, ये सब चौकोर वहां पर मिले हैं। छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं, पर बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर अचरज होता है। इसका एक अर्थ तो ये लगाया गया है कि शहर की आबादी काफी रही होगी। दूसरी तरफ ये विचार सामने आया है कि बड़े घरों में निचली यानी भूतल मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे, इसलिए
बड़े आंगनों में छोटे घर, कमरे होते होंगे। ऐसा अमेरिकी नृतत्व शास्त्री ग्रेगरी पोसेल का मानना है। बड़े घरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियां हैं। कुछ घरों में ऊपर की मंजिलों के निशान हैं, पर सीढ़ियां नहीं है। शायद यहाँ लकड़ी की सीढ़ियां रही हो, जो कालांतर में नष्ट हो गई। संभव है ऊपर की मंजिलों में ज्यादा खिड़कियां, झरोके और साज सज्जा रही हो। लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव है पूरे घर में होता हो। कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत है। यहाँ शायद ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते होंगे। छोटे घरों की बस्ती में छोटी संकरी सीढ़ियां है, उनके पायदान भी ऊंचे हैं। ऐसा जगह की तंगी की वजह से होता होगा। तो इस तरह से वहां उनके घरों को ये चीजें देखकर ये हम अनुमान लगा सकते हैं। धन्यवाद, आज इतना ही।